शुभ प्रभात दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के एक विषय के बारे में बात करेंगे, टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की विधि। यानी इस वीडियो में हम लोग जो दो चर होते हैं जैसे एक्स और वाई या वाई और जेड कोई भी हो सकता है, उनको हल करने की विधियों को बारे में जानेंगे। इसे किस प्रकार से हम लोग हल करें, उससे पहले हम लोग कुछ प्रेरणादायक पंक्ति देखिए हमारे ये प्रेरणा का काम करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साधु चरित चरित्र कपासु नीरस विशद गुण मैं फल जासु जो सही दुख परिचित्र द्रावा बंद नहीं जेहि जग जस पावा। यानी कि संतों का चरित्र कपास के समान है। संतों का चरित्र कपास के समान है। जिस प्रकार की कपास नीरस गुणमय होता है, ठीक उसी प्रकार संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं होती, यानी कि उनमें भी कोई छल कपट नहीं होता है, इसलिए वह भी नीरस है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कपास उज्ज्वल होता है, ठीक उसी प्रकार संतों का हृदय भी अंधकार रूपी अज्ञानता से दूर प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर होता है, इसलिए वे विशद है। कपास में तंतु होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा, और उदाहरण से इस पंक्ति को समझे। इस पंक्ति का चरितार्थ है, अर्थ है, इसको समझने की बात करें तो जैसे कि कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर रखता है, यानी कि जैसे मान लीजिए सुई से जब हम छेद करते हैं, उसके जगह पर धागा जाता है और उसे ढक देता है। ठीक उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र यानी दूसरों जो दोष होते हैं उनको ढकता है, जिसके कारण उन्हें जगत में वंदनीय माना जाता है, यानी कि उनकी वंदना की जाती है। अर्थात जो ये पंक्ति है, इसका मतलब है कि हमें अपने गुण को विकसित बनाना होता है, हमें गुणमय बनना होता है, और अपने इस गुण से दूसरे लोगों को प्रकाशित करना होता है, ना कि दूसरे को कष्ट देना होता है। और यह जो पंक्ति है, यह श्री रामचरितमानस की पंक्ति है। मैंने रामचरितमानस की यह पंक्ति इसलिए आपसे समक्ष रखी ताकि आपसे आपके धार्मिक ग्रंथों के महत्व के बारे में पता चले। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसी भी धर्म के, ये नहीं कहता कि ये धर्म वो अलग, किसी भी धर्म के ग्रंथ हो, लेकिन सब में कुछ न कुछ खूबियां हैं। उनमें खुद इतने भंडार है ज्ञान के कि आप अगर उसे जान लेते हैं तो आपके जीवन में किसी और प्रकार के प्रेरणादायक पंक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने जो समाज है उससे जुड़े रहे, हाँ उनकी बुराइयों उनकी कर्मियों से दूर रहे, उनका अनुसरण न करें बल्कि अच्छाइयों का अनुसरण करें। तो चलिए हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। वाले इनको हमें हल करना है। अब पहले इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। इसमें एक शब्द है, एक पद है चर। चर किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि चर जिस भी प्रतीक या जिसका मान हमेशा परिवर्तनीय होता है, यानी परिवर्तनशील होता है, इसे हम लोग चर कहते हैं। यानी कि चर क्या होता है, वह परिवर्तनशील होता है। जैसे एक वाई जेड एंड अल्फा etc, यानी कि इसका कोई मान नियत नहीं है। एक्स की जगह पर हम एक रख सकते हैं, कोई चार रख सकता है, यानी कि इसके मान परिवर्तनशील। ठीक। दूसरा आता है रैखिक समीकरण। देखिए क्या होता है कि किसी भी विषय को आप तभी समझ सकते हैं जब तक आप उस विषय वस्तु में निहित पद शब्द उनके अर्थों को जानेंगे। यानी कि एक एक शब्द का जब आप समझ जाएंगे तो यानी आप उसे विषय वस्तु पर कमांड दे जाएंगे। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण रैखिक रैखिक मतलब क्या, एक रेखीय, एक रेखा में, यानी कि लीनियर। यहाँ पर लीनियर का अर्थ होगा कि वैसा समीकरण जिस पर कोई घात ना हो, एक के अलावा कोई घात नहीं, जैसे एक्स प्लस वाई, इसका कोई घात नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, यानी कि सिर्फ एक्स और वाई के पद में है। तो जो एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई वह जो रैखिक समीकरण है।
और समीकरण आप लोग समझते हैं समीकरण क्या होता है, जब पदों को एक साथ अनेक चार अचर इन सभी पदों को जोड़कर एक जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे ही हम समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसके हल करने की कितनी विधियां। हल करने की विधि, हल करने की विधि अगर बात करें तो दो प्रकार की विधि होती है। पहला घातीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में तीन भाग होते हैं। इसका पहला भाग होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वृद्धन विधि, गण गुणन विधि। ये तीन प्रकार के होते हैं बीजगणितीय विधि। अब हम लोग एक एक करके इन विधियों के बारे में जानेंगे। पहले हमें जानना है ग्राफीय विधि के बारे में। ठीक, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, ग्राफीय। ग्राफीय क्या है, तो ग्राफीय का मतलब होता है कि जब हम किसी भी समस्याओं को एक ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं इसे ग्राफीय विधि कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ में एक तो होता है द्विविमीय ग्राफ, यानी कि जिसमें दो विभाग, एक्स और वाई, एक्स डैश ये वाई डैश। और त्रिविमीय होता है जिसमें एक और एक्स्ट्रा होता है जो कि जेड लिखा है। ठीक, तो हमें दो विमीय ग्राफ के हल करना है, एक्स और वाई। अब इसमें जो भी प्रश्न होंगे इन ग्राफ के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसमें पहले इसकी कंडीशन होती है। मान लीजिए संख्या को हमारे पास दो a1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये दो समीकरण है। अब इसके हल करने के लिए कंडीशन बनता है कि किस आधार पर इसका मान निकलेगा। जब हम इनके अनुपातों को तुलना करेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, तब इसका हल क्या होगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं है, थर्ड कंडीशन बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। ये तीन कंडीशन बनते हैं और इन तीन कंडीशनों के आधार पर इस समीकरण का हल होता है। तो पहले ये पहला जो कंडीशन है इसको हम लोग रखेंगे। इसमें क्या होता है कि प्रतिच्छेद करेंगे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब यह रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद प्रति रेखाएं। ठीक, इसका वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ये जो कंडीशन बना इसमें होगा क्या, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और तीसरा जो होगा वह समपाती, समपाती रेखाएं। ठीक, अब इतना तो हो गया कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेंगी, यहाँ पर समानांतर रेखा बनेगी और यहाँ पर समपाती रेखा बनेगी। अब उन रेखाओं के बारे में जानेंगे कि प्रतिच्छेद कब रेखाएं करेंगे। जब मान लीजिए एक रेखा है हमारे लिए a1, एक रेखा है a1 और एक दूसरी रेखा है b1। ठीक, जब ये रेखा दोनों एक दूसरे को कट करेंगे किसी एक बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करेंगे।
यानी कि ये हुआ पहला कंडीशन। ओके, दूसरा है समांतर रेखा। समांतर रेखा कब होगी, मान लीजिए यही एक फिक्स रेखा है और एक इसी के समक्ष वाई एक रेखा खींचिए और इन रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होगी, तो ये समांतर रेखा होगी। अब आता है संपाती रेखा। मान लीजिए एक रेखा मैंने ये खींचा L1 और दूसरी रेखा इसी पर आ पड़ी और ये मान लीजिए यहाँ तक आई है M1। ये क्या होगी, संपाती रेखा, यानी कि दो एक दूसरे पर मर्ज हो गई, एक दूसरे पर मिल गई, ये हो गई संपाती रेखा। अब बात आता है कि इसको ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे। पहले एक चीज और जान लेते हैं, वह यह जानना है कि जब ये कंडीशन बनेंगे, जब ये कंडीशन बनेंगे ये चीज है, तो हमारा ये जो मूल है एक्स और वाई, इसका मान किस प्रकार से होगा, इनका मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी यानी कि इसका मान निकलेगा और यह अद्वितीय हल बन, अद्वितीय हल यानी कि इसका मतलब हुआ एक है। यहाँ पर है समांतर रेखा, यानी इसका मतलब है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अभी आप सोच रहे हैं कोई हल नहीं कैसे, अब मान लीजिए हमारे पास एक रेखा नीचे जा रही है, ठीक, और दूसरी रेखा वाई जा रही है, जब ये आपस में कहीं भी कांटेक्ट नहीं करेगी तो कैसे इनका मान निकलेगा। जब मान लीजिए कोई इंसान की अगर बात करते हैं किसी समझने की, मान लीजिए हम है और कोई दूसरा एक इंसान है जो किसी और राज्य से है और हमारे और उसके आपस में कोई मेल नहीं हुआ, तो हम और अपना विचार उसके साथ कैसे साझा कर पाएंगे। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है भी, तो हम और वो सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, तभी जाके हम अपने विचारों को आपस में साझा कर पाए। तो ठीक इसी प्रकार से समांतर रेखा है, तो ये आपस में जब साझा नहीं करेगी, जब ये साझा नहीं करेंगे अपने आप को, तो फिर इनका कोई हल नहीं। तीसरा है संपाती रेखा। आप मान लीजिए एक ये रेखा है और इसी पर दूसरी रेखा जाती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अनेक हल होगा। कैसे, अनेक हल। अब अनेक हल कैसे, मान लीजिए हम लोग अपने आप पर तक उदाहरण से लीजिए, मान लीजिए मैं भी और मेरा एक कोई दोस्त है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मतलब पूरा समय व्यतीत करते हैं। तो जब हम आपस में पूरे समय को व्यतीत करेंगे तो हम उसके विचार को और वो हमारे विचार को भली भांति जान पाएगा, ना कि वो इंसान जो मेरे साथ कभी साझा नहीं किया है अपने विचारों को या मेरे संपर्क में नहीं आया। तो ठीक इसी प्रकार जब ये दो रेखाएं हमेशा एक साथ रहेंगी, इनका हल जो है वो अनिश्चित है। हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो ये प्रश्न है, इसे हम एक प्रश्न के माध्यम से विधि को देखेंगे। हमारे पास प्रश्न है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स और दूसरा है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। ठीक, जब इस प्रकार प्रश्न दिया हो, दो समीकरण दिए हो और दाखिले में कुछ हल करना है, इसमें क्या करना है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, इन दोनों में एक्स का मान या वाई का मान अपने अनुमान से रखकर हल करेंगे। मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक, ये पहले समीकरण की कॉपी, इस समीकरण की, जहाँ पर वाई क्या होगा, वाई क्या होगा 6 - 6, क्यों, क्योंकि ये जो एक से इधर चला जाएगा बटा ये 3 गुना में
अब हम मान रखेंगे एक्स का मान जीरो, एक्स का मान जीरो, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो सिक्स माइनस जीरो इक्वल टू थ्री, यानी कि छह मतलब में तीन, तीन मिलेगी छह बराबर दो, ये आया हमारा दो। फिर हम अगर यहाँ पर रखेंगे सिक्स, यहाँ पर सिक्स फिर ले रखते हैं, आसानी से हल हो पाएगा क्योंकि देख रहे हैं आपकी सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो चलिए इसको फिलहाल करेंगे, जब सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, जीरो बाई थ्री, यानी जीरो बाई थ्री करने से क्या मान लीजिएगा जीरो, क्योंकि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि जब भी शून्य में किसी संख्या से भाग नहीं तो हमें शून्य की प्राप्ति होगी, यानी कि शून्य जो है इसके साथ आप गुना कीजिए या भाग कीजिए, आपको शून्य यानी कि अपने आप के बराबर लाएगा, तो ये वह शून्य। शून्य एक और आप लोगों को सीख दे रहा होगा कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहेंगे, संगत में रहेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। जैसा कि शून्य, और मान लीजिए आप इनसे आदर्शवादी व्यक्ति, सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति, आप इसके साथ रहेंगे तो आप सकारात्मक बनेंगे। अगर ये नकारात्मक बुरे व्यवहार वाले, बुरे आचार विचार वाले व्यक्ति है तो आपका विद्युत जो होगा वह बुरे की ओर प्रवर्तित होगा। ये इतना हुआ दूसरे समीकरण बॉक्स, एक्स और वाई, इसका वाई निकालना होगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12 माइनस टू एक्स, आई वाई इक्वल टू 12 माइनस थ्री एक्स बाई माइनस थ्री, थ्री माइनस में माइनस थ्री हो गई। मान लीजिए हम एक्स की जगह जीरो रखेंगे, एक्स की जगह पर जीरो रखें, जीरो 12 माइनस जीरो बट्टा में माइनस थ्री बराबर माइनस 12 बटा में तीन, तीन सौ तीन 12, यानी कि माइनस चार। ठीक, दूसरा कंडीशन, ये 12 है और हमको भी यहाँ 12 लाना है, क्यों? क्योंकि इसका मान जीरो लाना है, दो में छह से गुना करेंगे तो 12, यानी कि जब एक्स का मान छह रखेंगे, छह से नहीं कि 12, 12 गया जीरो, जबकि इसका मान हो जाएगा जीरो। ये इतना होगा। अब हमें इसे ग्राफ के माध्यम से हल करना है। मान लीजिए ये हुआ रोल एंड ड्रग, एक लाइन ड्रॉ किए और दूसरा लाइन ये ड्रॉ किए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर ना एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, ये तो थोड़ा आगे बढ़ाइए, इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और ये हुआ माइनस चार। यहाँ पर तीन और फिर ऊपर बढ़ाएं ठीक है, वाई का मान दो तक है, मान एक, दो, एक, तीन ले लेते हैं, एक, दो, तीन, इतना हो गया। यह एक्सिस जो होता है वाई, सॉरी एक्स और एक्स डैश एक्सिस देते हैं, जब भी माइनस एक, यह जो होता है वाई डैश और वाई एक्सिस कहलाता है। अब जीरो और दो पहले समीकरण को देखेंगे, जीरो एक्स का मान और वाई का मान दो, एक्स का मान जीरो और वाई का मान दो, यानी कि यहाँ पर बन रहा है जीरो और दो का बने समीकरण। अगला छह और जीरो, एक्स का मान छह और वाई का मान जीरो, यानी यहाँ पर बन जाए छह और जीरो का, यह छह है। अगला जीरो और माइनस चार, एक्स का मान जीरो और वाई का मान माइनस चार, यानी कि यहाँ पर अगर जीरो माइनस चार, अगला छह और जीरो यही पड़ गया। अब हम इनको मिलान करेंगे,
क्यों मिला है? तो उसकी अब पहले समीकरण के मान है, तो इन मानों को मिलाने से रेखा की प्राप्त हुई। दूसरा, इस मान को मिलाने से एक रेखा की प्राप्ति हुई। हो गई। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो दो रेखाएं हैं, यह पहला समीकरण है, मान लीजिए इसको फल, और यह दूसरा समीकरण है, तो बोलिए। ठीक। अब ये रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ पर। यानी कि इस समीकरण का जो हल होगा वह 6 और 0 है। यह जो दोनों समीकरण है, यानी कि दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। ठीक। यानी कि इसका जो हल हुआ वो अद्वितीय हल हुआ। अब इसको देखेंगे कि यह सही है या नहीं। मान लीजिए अनुपात की तुलना करेंगे, अनुपात की अगर तुलना करें, अद्वितीय हल के लिए क्या करना होता है? अनुपातों की तुलना। तो अनुपात की तुलना करेंगे, मान लीजिए पहला है 1 और ये है कोएफिशिएंट 2 बराबर, यह है हमारा 3 और यह है -3। 3 करके 1/2 इक्वल टू -1 नहीं है बराबर, यानी कि नॉट इक्वल टू। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब उसका मान क्या होता है? केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल, और जो चीज है इसमें से प्राप्ति। तो हम इसी आधार पर, इसी तरीके से जो भी ग्राफीय हल करना है, अगर ग्राफीय हल करने को आ गए तो ग्राफीय हल इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न में करना होगा। पहले तो उस प्रश्न में एक्स और वाई का मान है, उसे अपने अनुमान से निकालेंगे। एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का पता चलाएंगे। दो मान अनुमान तो ले लेते हैं। एक बॉक्स ये बन गया, फिर दूसरे समीकरण का बॉक्स बनाएंगे, फिर इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, और उन ग्राफों को जब ड्रॉ करेंगे तो हमें अपने मान की प्राप्ति होगी। और आंसर की संतुष्टि के लिए हम इस प्रकार के अनुपातों की तुलना कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हमें जो भी ये समीकरण युग्म है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनको बीजगणितीय विधि से हल करना हमें सीखेंगे। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, और उस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस प्रकार की इतना समय नहीं मिलेगा। यहाँ पर करना हो तो हमें बीजगणितीय विधि को अपनाना पड़ेगा। तो अगली वीडियो को आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।